एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको एक नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ। वो है चीन की विदेश नीति। इस बात को आप पहले समझें कि दुनिया की जो बड़ी शक्तियाँ हैं, बड़ी ताकतें हैं, उनकी विदेश नीतियाँ पूरे विश्व पर एक इफ़ेक्टिव इम्पैक्ट, प्रभावशाली प्रभाव रखती हैं। उनकी भूमिका, उनके परिवर्तन, उनके संशोधन केवल उनके लिए नहीं होते, बल्कि वो विश्व राजनीति पर एक निर्णायक प्रभाव डालते हैं। इन्हीं संदर्भों में आज हम चीन की विदेश नीति की बात करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको इसके बारे में आज कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा इसका इतिहास देखें। चीन आकार में बड़ा है, निसंदेह, कोई शक सुबह वाली बात नहीं है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। आपने बचपन से जीके में पढ़ा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और अपने इस स्थान को वो जाने कब से कायम रखे हुए हैं। पर एक बात आप ध्यान रखें, चीन में जो अगर आप भूगोल को देखें तो पाएंगे बहुत बड़ा इलाका उनका खाली पड़ा हुआ है। जनसंख्या घनत्व उनका ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, माफ़ करें, जहाँ निवास कर रही है आबादी बहुत बड़ी संख्या में और बड़ा इलाका खाली पड़ा हुआ है। तो उनकी स्थिति भारत जैसी नहीं है। हमारे आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम जो एरिया है हम लगभग उसे कवर कर चुके हैं, वहाँ हमारी जनता निवास कर रही है। वहाँ ऐसा नहीं है। और लेकिन शुरुआत के दौर को यदि आप देखें तो एक कमज़ोर देश, अकुशल नेतृत्व, कोई शासन शैली नहीं, कबीलाई संस्कृति, तो ये समझिए कि वो एक शोषण के लिए तैयार देश था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो, और उससे पहले से ही, जब एशिया और यूरोप के अंदर, माफ़ करें, जब ये औद्योगिक क्रांति होती है तो ज़रूरत है बाज़ार की और कच्चे माल की, सस्ते श्रम की, तो उसके लिए इससे अच्छे मौके और कहाँ मिलते। चीन बड़ी शक्तियों की निगाह में शुरू से रहा, लेकिन आगे जब बढ़ें, स्पेशली आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद तक चीन एक लड़खड़ाती हुई स्थिति में रहा है, इस पर किसी ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे आप देखिए एशिया में जो अपने आज़ादी के संघर्ष चले हैं उसमें भारत का स्थान सबसे ऊंचा है। कार्ल मार्क्स ने 1857 की जो हमारी पहली आज़ादी की क्रांति है उसका जिक्र किया है और लिखा है कि देश एक आज़ादी के लिए लड़ रहा है। ये अपने आप में पर्याप्त है कि दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं उनकी तवज्जो हमारी तरफ थी, लेकिन चीन की तरफ नहीं थी। 1949 में चीन में एक घटना होती है, इसको आप बोलते हैं साम्यवादी क्रांति। और उस क्रांति के बाद होता ये है कि जो चीन की सरकार थी जो उस वक्त हुकूमत कर रही थी, भाई ये तो आप मानेंगे सरकार कोई ना कोई तो होगी जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ये तो संभव ही नहीं है सरकार ही ना हो। सरकार थी, चियांग काई शेक उस वक्त चीन के राष्ट्रपति थे। साम्यवादी क्रांति होती है माओ से तुंग के नेतृत्व में, इनको आप माओ के नाम से भी जानते हैं, और उनको देश से बाहर निकाल दिया जाता है। वो फार्मोसा जाकर शरण लेते हैं। फार्मोसा कुछ द्वीप हैं जो चीन की सीमा से बाहर है, और चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति हो जाती है। सोवियत संघ का भी इसमें एक बड़ा अहम रोल रहा था। तो ये आप ध्यान रखें, 1945 के बाद से दोनों महाशक्तियों यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध शुरू हो चुका है, और शीत युद्ध में ये अपने अपने गुटों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन में क्योंकि सरकार बनी है साम्यवादी, तो सोवियत संघ को एक ताकतवर मित्र एशिया में मिला। इसके बाद से अगले बिंदु पर आए तो अब उसके बाद से चीन में क्योंकि एक साम्यवादी क्रांति हो गई, अमेरिका शुरुआत में चियांग काई शेक को सपोर्ट कर रहा था, उनका समर्थन कर रहा था। आप ताज्जुब करेंगे कि कई करोड़ डॉलर की सहायता, सैनिक सहायता के रूप में, तकनीकी सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में अमेरिका द्वारा चीन को की जा रही थी और लगातार जारी रही। लेकिन जैसे ही सत्ता बदलती है
और chiang kai शेक के स्थान पर माओ से तुंग सत्ता संभालते हैं जो एक साम्यवादी हैं, वैसे ही अमेरिकन अपने आप को विड्रॉ करते हैं और वो अब इस बात के पक्ष पे पड़े हुए हैं कि इस सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सरकार जबरदस्ती बदली गई है। जो मूल सरकार है वो chiang kai शेक की वो सरकार है जो कि अभी देश से निर्वासित है। सोवियत संघ के पक्ष में खड़ा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल सही हुआ है। इसी मतभेद के चलते चलते आप देखिए, अंदाज लगाइए, कोई देश जब बनता है, संयुक्त राष्ट्र का मेंबर चीन तो है शुरू से, लेकिन उसकी सरकार को मान्यता ना मिलने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र के जो और मेंबर कंट्रीज हैं वो उससे किसी भी प्रकार के संबंध रखने के लिए उतने मुक्त नहीं हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि आपके पास मान्यता ही नहीं है। लंबे अरसे तक अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके सुरक्षा परिषद में चीन को मेंबर नहीं बनने दिया, संयुक्त राष्ट्र का सरकार को मान्यता नहीं मिलने दी। और जब मान्यता ही नहीं है तो ना उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, ना कुछ और हो रहा है, सरकार यूं चले जा रही है। बाद में जाकर कुछ बदलाव होते हैं और सोवियत संघ और चीन, इसको बोलते हैं मास्को पीकिंग धुरी। मास्को सोवियत संघ की राजधानी, पीकिंग अब जो बीजिंग है वो चीन की राजधानी, इनके बीच में बड़े अच्छे संबंध थे, वो बिगड़ने शुरू होते हैं और बिगड़ गए। इम्पैक्ट सामने ये आया कि अब अमेरिकन वापस चीन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक नाम आपने सुना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन। निक्सन यात्रा करते हैं चीन की, एक लंबे अरसे के बाद अपनी एक टीम भेजते हैं, पिंग पोंग टीम जिसको बोलते हैं, वो खेलने जाती है। चीन के प्रतिनिधि अमेरिका आते हैं और संबंध सामान्य करने की कोशिशें शुरू होती हैं। अब आज हम जो बात करें कुछ बिंदु कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की स्थिति क्या है और उसकी विदेश नीति का अध्ययन आखिर हम क्यों कर रहे हैं, महत्व क्या है। तो पहला बिंदु है कि वो एशिया की सर्वोच्च शक्ति है और विश्व की महाशक्तियों में गिनी जा रही है। इसमें कहीं कोई शक शुबा या संदेह नहीं होना चाहिए आपको। आकार की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से चीन एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा बिंदु, नवीन शक्ति संतुलन। देखिए, हो ही रहा था कि सोवियत संघ जो था उसके साथ ताकतवर दोस्त नहीं थे। उदारवादी गुट और साम्यवादी गुट को यदि आप विशेषित करेंगे तो आप पाएंगे कि सोवियत संघ के पास ताकतवर दोस्त नहीं है। अमेरिका के पास देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आधा यानी पश्चिमी जर्मनी, और भी यूरोप की कई ताकतें, ये सब उसके साथ हैं। तो उदारवादी गुट के अंदर ताकतवर देशों का समूह है, वो अमेरिका उनमें सबसे ताकतवर है। लेकिन सोवियत संघ का जो गुट है उसमें एक समस्या ये है कि बड़ी ताकत सोवियत संघ की था, साथ में कोई बड़ी शक्ति और नहीं थी ताकि इनकी ताकत बढ़ जाती। ये 1 और 1 11 नहीं हो सकते थे। लेकिन चीन के आने के बाद सोवियत संघ की क्षमता बढ़ी, भौगोलिक भी, राजनीतिक भी और वर्चस्व भी। वर्चस्व, इसको हेजेमनी आप कहते हैं अंग्रेजी में। अब एशिया में सोवियत संघ बेहद ताकतवर था चीन की वजह से, और इससे बैलेंस ऑफ पावर का जो इक्वेशन था अब वो पलड़ा सोवियत संघ की ओर हल्का सा झुकने लगा था। आगे देखें, एशिया में महाशक्तियों के निर्बाध प्रवेश पर अवरोध। आप इसको इस दृष्टि से देखिए, भाई भारत की भी हम आखिर गुलाम रहे थे लंबे समय तक, क्यों रहे? ताकत नहीं थी, विखंडन था, विभाजन था, कोई ताकतवर केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और मोटा मोटी ये स्थिति पूरे एशिया की थी। आप देखिए, कच्चे माल का जबरदस्त स्रोत, तैयार माल बेचने का बाजार, सस्ता श्रम, सरकारें कमजोर, तो ऐसे बाजार को लूटने के लिए महाशक्तियों को और क्या चाहिए था? वो यही करने वाले थे एशिया में, उद्देश्य उनका यही था। और ऐसे में चीन का उठना एज अ लीडर ऑफ एशिया, ये एक बड़ी बात थी। अपने आसपास के देशों में उसने एक कमांड स्थापित की, और एशिया के अंदर सुपर पावर की जो एक अनइंटरप्ट एंट्री थी, निर्बाध प्रवेश था, चीन ने उस पर प्रतिबंध लगाया और अपने प्रभाव क्षेत्र को जमाया। अगला बिंदु है पश्चिमी नीतियों में परिवर्तन का कारण। देखिए,
आपने सुना होगा, ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, प्लान ए और प्लान बी। कि प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी पर चलिए। यही कुछ चीन के साथ उदय के साथ होता है कि अब पश्चिम की शक्तियां जिस तरह से एशिया के प्रति अपना रुख रखती थी, अब चीन के आने के बाद वो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर आज जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं, अभी आप देखिए कि ठीक है सीमा विवाद हमारे चीन के साथ हो गए, वो एक अलग मुद्दा है, आज भी तनाव जारी है, चल रहा है। लेकिन यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में देखें और यदि आप हमारे तकनीकी क्षेत्र में देखें और जो सहायता मिलती है उसको देखें, तो चीन भारत जैसे देश को भी तकनीकी और आर्थिक रूप से बड़ी सहायताएं दे रहा है। तो और देशों की तो आप अंदाज लगा सकते हैं वो क्या भूमिका निभा रहा होगा। ये साबित करता है, देखिए संबंध तनावपूर्ण है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चीन एक तकनीकी आर्थिक सहायता आज की तारीख में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आज का आखिरी बिंदु, साम्यवाद के प्रति प्रभावी भूमिका। देखिए उनके यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, 1949 से चली आ रही है, आज भी जारी है। उसमें उन्होंने समयाकुल परिवर्तन किए हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, ये बात 1986 या 87 की है। थिएनआनमेन स्क्वायर, चौक कहते हैं हिंदी में, एक जगह है चीन के अंदर जहाँ पर 8-10 हज़ार कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन किया था। चीन की सरकार ने उसको बड़ी सख्ती से कुचला और आंदोलन को दबा दिया गया। पश्चिम आज भी इस बात को लेकर उनसे खफा है कि डेमोक्रेसी आपके डेवलप होने जा रही थी और आपने उस आंदोलन को बड़ी बेदर्दी से कुचला। लेकिन चीन ने ना तो उस पर आज तक कोई माफ़ी मांगी है और ना उन्होंने इस विषय के ऊपर कोई अफसोस जाहिर किया है कि हमने कुछ गलत किया। उन्होंने साफ कहा राष्ट्रद्रोह था, और राष्ट्रद्रोह में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते हमारा व्यक्तिगत अधिकार है और इसको हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। धन्यवाद।